अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी के बतौर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर इन प्रेगनेंसी, या उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट को रेगुलरली क्यों दिखाना चाहिए। एंटीनेटल केयर के बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि एंटीनेटल केयर इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि एंड पे माँ और बच्चा सेहतमंद पैदा हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान कई ख़वातीन को कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है या खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में माँ को भी ख़तरा हो सकता है और प्रेगनेंसी में बच्चे को भी हेल्थ ग्रोथ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ताकि ये चीज़ें टाइमली आइडेंटिफाई हों और टाइमली इनकी ट्रीटमेंट हो सके ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसके साथ एंटीनेटल केयर के दौरान माँ की सेहत का भी ख्याल रखा जाता है, ताकि वो फिज़िकली हेल्दी हो। उसकी खुराक का ख्याल, उसकी एक्सरसाइज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि एंड पे वो खैरियत से डिलीवर हो। एंटीनेटल केयर के दौरान ख़वातीन अपने डॉक्टर से लेबर के बारे में भी बात कर सकते हैं कि क्या साइन सिम्टम्स लेबर की हैं, जिस सूरत में उनको हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए, और उनको अपनी हाइजीन के बारे में कैसे ख्याल रखना चाहिए, और बेबी को डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेबर के दौरान अगर पेशेंट चाहे कि क्या पेन रिलीफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है एंटीनेटल केयर के दौरान। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर को रेगुलरली चेक कराएं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन टाइमली आइडेंटिफाई हो और उसकी टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि एंटीनेटल केयर के क्या कंपोनेंट्स हैं और किस तरह प्रेगनेंसी के दौरान किस टाइम पे डॉक्टर को दिखाते हैं और कौन से टेस्ट और मेडिसिन्स एडवाइस की जाती हैं। ब्रॉडली प्रेगनेंसी, जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है, वो 40 वीक्स की होती है, जिसमें हम कहते हैं कि 9 महीने 7 दिन की होती है। और अगर आपने ये एस्टिमेट करना है कि आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है, तो जिनके रेगुलर साइकिल्स होते हैं उसमें जो भी लास्ट पीरियड की डेट है उसमें 9 महीने और 7 दिन ऐड कर देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी खातून के लास्ट पीरियड डेट 1 जनवरी है, तो उसमें अगर आप 9 महीने ऐड करें तो वो 1 अक्टूबर बनेगी, और उसके अंदर 7 दिन ऐड करेंगे तो 8 अक्टूबर बनेगी। तो ये 40 वीक्स की प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन होता है। प्रेगनेंसी को हम 3 डिफरेंट ग्रुप्स में या ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसका मतलब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है पहले 12 हफ्ते, सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 से 26 हफ्ते, और थर्ड ट्राइमेस्टर या लास्ट ट्राइमेस्टर होता है 27 से लेके 40 हफ्ते तक। हर ट्राइमेस्टर के अपने डिफरेंट टेस्ट होते हैं और डिफरेंट वाइटामिन्स होते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, डिफरेंट अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंड करते हैं जो डिफरेंट ट्राइमेस्टर वाइज हमें प्लान करने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है और पेशेंट को कितनी जल्दी अपने डॉक्टर को प्रेगनेंसी में दिखाना चाहिए। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आप ज़रूरी है कि आप 6 वीक्स या 7-8 वीक्स तक अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें और आप उनके साथ बुक हो जाएं। 6 to 8 वीक्स में आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें देखते हैं कि आपके बेबी की हार्ट बीट आ गई है या नहीं। कई दफ़ा ट्विन प्रेगनेंसी पता चल जाती है, ट्यूब में अगर हमल ठहर जाए तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि 6 to 8 वीक्स में आपका अल्ट्रासाउंड हो। साथ में आपकी डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड एडवाइस करेंगे। नॉर्मली फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे के तौर पे ज़रूरत होती है। ये तो बहुत अच्छा हो अगर आप प्रेगनेंसी ठहरने से पहले फॉलिक एसिड लें, ताकि बेबी के नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में बेहतरी आए, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस कम हो जाएं। कुछ ख़वातीन में आपकी डॉक्टर 5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से भी फॉलिक एसिड एडवाइस कर सकते हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि बेबीज़ के ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ हुई हैं या उनका अपना कोई पहले बच्चा ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ का शिकार हुआ है, तो उनको 5 मिलीग्राम पर डे एडवाइस की जाती है। साथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके कोई रूटीन के टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप होता है, खून की कमी का टेस्ट CBC, जिसमें हीमोग्लोबिन भी और प्लेटलेट्स भी पता चलते हैं।
कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन, जिसमें पता चलता है कि आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या तो उसमें शुगर तो नहीं आ रही या प्रोटीन तो नहीं आ रहे। साथ में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग बी और सी, और साथ में HIV एड्स की स्क्रीनिंग होती है। हमारे मुल्क में थायराइड और डायबिटीज़ बहुत कॉमन पाया जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में हम इन 2 चीज़ों के भी टेस्ट करते हैं। थायराइड का टेस्ट ब्लड टेस्ट है जिसको TSH कहते हैं। साथ में इनमें शुगर का टेस्ट हीमोग्लोबिन A1C एडवाइस किया जाता है, जो कि ये बताता है कि प्रेगनेंसी से पहले 3-4 महीने आपका शुगर रिकॉर्ड कैसा रहा है। इसके साथ आपका जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया जाता है वो ऑलमोस्ट 11 to 12 वीक्स पे रिकमेंड किया जाता है, जिसको हम NT स्कैन भी कहते हैं, नक्कल ट्रांसलूसेंसी स्कैन, जो कि डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इस अल्ट्रासाउंड में आपके बेबी की गर्दन के पीछे जो टिश्यू की थिकनेस है उसको नापा जाता है, और अगर वो रिक्वायर्ड या रिकमेंडेड थिकनेस से ज़्यादा हो तो वो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ा देता है। इसके साथ बेबी की नेज़ल बोन, नाक की हड्डी को भी देखा जाता है। अगर नेज़ल बोन ना नज़र आए तो उसमें भी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की डिटेल्स। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकमेंड किया जाता है कि हर महीने आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर को रुजू करें, अपना चेकअप कराएं टिल 28 वीक्स, उसके बाद हर 3 वीक्स के बाद, और तब आप 36 वीक्स तक पहुंच जाएं तो फिर हर 7 से 10 दिन बाद आप अपने डॉक्टर को एग्ज़ामिन करवाएं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी वाइटामिन्स चेंज की जाती हैं, जिसमें आपको आयरन और कैल्शियम एडवाइस किया जाता है। हमारे यहाँ ख़वातीन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं और उनकी खून की कमी होती है, इसलिए उनको आयरन रिकमेंड किया जाता है। नॉर्मली आयरन डेली रिक्वायरमेंट 30 से 60 मिलीग्राम आयरन डेली चाहिए होता है, पर अगर कोई प्रेग्नेंट खातून की खून की कमी 10 ग्राम से नीचे आ जाए तो उनको 120 मिलीग्राम पर डे भी एडवाइस की जाती है। साथ में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, जो कि माँ की बोन और दांतों के लिए ज़रूरी है, साथ में वो बेबी की बोन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम 1000 मिलीग्राम पर डे होती है। कैल्शियम के साथ ये ज़रूरी है कि इंसान विटामिन डी भी ले, और विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। विटामिन डी की प्रेजेंस में कैल्शियम स्टमक से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारी दवाइयाँ फार्मेसीज़ में मिलती हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी कंबाइंड तौर पे अवेलेबल होता है, और ये रेगुलर दवाई लेनी होती है। नेक्स्ट स्कैन जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है उसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं, जो कि 18 से 20 हफ्ते के बीच में एडवाइस किया जाता है, और उसमें बेबी के ग्रॉस या मेजर ऑर्गन डेवलपमेंट की डिटेल्स देखी जाती हैं, और उसमें बेबी के हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लिवर और कोई एनॉमलीज़ जो हैं वो यहाँ पिक होती हैं। साथ में अल्ट्रासाउंड में आवल किधर ठहरी हुई है वो भी पता चल जाती है। तो ये स्कैन 18 to 20 वीक्स में होते हैं। कुछ ख़वातीन को उनके गायनेकोलॉजिस्ट फीटल एकोकार्डियोग्राफी भी एडवाइस करते हैं, जो कि 22-23 वीक्स के करीब होता है। ये हर पेशेंट की लिए ज़रूरी नहीं है। वो पेशेंट्स जिनके पहले बच्चों में हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ आई हुई हैं, या पेशेंट को ख़ुद कोई हार्ट की एबनॉर्मेलिटी है, या कि 18 से 20 हफ्ते वाले एनॉमली स्कैन में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने कोई हार्ट की एबनॉर्मेलिटी पिक की है, तो फिर उनको फीटल एकोकार्डियोग्राफी एडवाइस की जाती है। ये ज़रूरी है कि हामला खातून रेगुलर एक्सरसाइज करे, कम से कम 30 मिनट्स पर डे ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें सिंपल वॉक भी काफ़ी है, योगा भी कर सकते हैं, पिलाटेस भी कर सकते हैं, स्क्वाट्स भी होते हैं। साथ अपनी खुराक का ख्याल रखना है, जिसमें खुराक में आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। होल ग्रेन्स जिसमें रोटी भी आती है, ओट्स मील्स भी आते हैं, सीरियल्स होते हैं, दालें होती हैं, ये रेगुलर लेने। जो चीज़ मना किया जाता है स्मोकिंग और अल्कोहल, तो बिल्कुल हमल में मना किया जाता है। और साथ में कैफ़ीन जो कि चाय, कॉफ़ी में और चॉकलेट्स में होते हैं, उसका भी इस्तेमाल लिमिट करने को कहा जाता है। रिकमेंड किया जाता है कि दिन में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन नहीं जानी चाहिए, जो कि अमूमन तौर पे हम कहते हैं कि चाय या कॉफ़ी 1 से 2 कप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई टेस्ट रिपीट भी होते हैं, जैसे CBC रिपीट होती है, कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन का टेस्ट रिपीट होता है, और साथ में डायबिटीज़ का टेस्ट दोबारा आता है। कुछ प्रेगनेंसी में ख़वातीन को चांसेस हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से उनको शुगर डेवलप हो जाए। उन लोगों को शुगर डेवलपमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं जिनके पेरेंट्स को शुगर रही है या उनको पिछले हमल में शुगर रही है, तो लिहाजा उनका टेस्ट हम एडवाइस करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें खाली पेट शुगर का टेस्ट कराया जाता है, ब्लड शुगर रैंडम, फिर उनको ग्लूकोज पिलाया जाता है और उसके ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद शुगर का टेस्ट किया जाता है। और ये रिकमेंड किया जाता है कि 22 से 24 वीक्स के बीच में ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाए। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की नहीं है, वो उनके लिए लाजमी नहीं है कि वो GTT टेस्ट कराएं। उनके लिए ब्लड शुगर फास्टिंग और नाश्ते के 2 घंटे बाद वाला शुगर का टेस्ट ही काफ़ी होता है, या ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट जिसमें 50 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के 1 घंटे बाद ब्लड शुगर किया जाता है, ये टेस्ट ही काफ़ी होता है। अगर कोई पेशेंट जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उनका टेस्ट इन एडिशन आम लोगों से के बरक्स एक ऐड किया जाता है, उसको हम कहते हैं RH एंटीबॉडी टीटर, जो शुरू फर्स्ट 3 मंथ्स में भी कराया जाता है और 28 हफ्ते के करीब भी कराया जाता है। और अगर उनका RH एंटीबॉडी टीटर नेगेटिव है तो उनको स्पेसिफिकली एक NTD का इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है, जो कि 28 से 30 हफ्ते के बीच में हमल के दौरान लगाना चाहिए। अगले अल्ट्रासाउंड की जो ग्रोथ स्कैन्स की हम बात करते हैं, वो 2 से 3 की ज़रूरत पड़ सकती है। एक ग्रोथ स्कैन 28 से 32 हफ्ते के बीच में और दूसरा 35 से 37 वीक्स के बीच में एक ग्रोथ स्कैन एडवाइस किया जाता है। कुछ पेशेंट्स जिनमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, जैसे कि उनको ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया या शुगर डेवलप हो गई, या उनमें खून की इतनी कमी थी कि बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो गई, उनमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस किए जा सकते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस हैं तो और पानी की कमी है तो उसमें हर हफ्ते भी अल्ट्रासाउंड आपकी डॉक्टर रिकमेंड किया जा सकता है। अब तक अल्ट्रासाउंड ऑलमोस्ट साइंस में ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए हैं कि हम अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें देखा गया है एक तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, ये साउंड वेव्स होती हैं, ये कोई रेडिएशन नहीं होती। लिहाजा साइंस में और रिसर्च ने अब तक ये शो किया है कि इसमें माँ और बच्चे को कोई मुज़र असरात नहीं होते, बेशक उनको वीकली क्यों ना कराना पड़ जाए किसी कॉम्प्लिकेशन के तहत, या कई दफ़ा हफ्ते में 2 दफ़ा अगर पानी की शदीद कमी बच्चे के साथ होगी है तो हफ्ते में 2 दफ़ा भी कराना पड़ सकता है। तो इस चीज़ में घबराना नहीं चाहिए कि अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान है। अल्ट्रासाउंड से माँ और बच्चे में कोई नुकसान नहीं देखा गया फ़िलहाल तक। थर्ड ट्राइमेस्टर जो आखिरी 3 महीने की बात करते हैं, उसमें आपका चेकअप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी हो जाता है, और 37 वीक्स के बाद रिकमेंड किया जाता है कि हर हफ्ते आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब बात हम करते हैं डिलीवरी की, कि डिलीवरी कब एक्सपेक्टेड है। अगर एक लो रिस्क प्रेगनेंसी है और माँ और बच्चा दोनों हेल्दी ग्रो कर रहे हैं तो 40 वीक्स तक आपको नेचुरल लेबर का इंतज़ार किया जाता है। अगर 40 वीक्स तक कुदरती तौर पर दर्दें नहीं शुरू की और अल्ट्रासाउंड पे हर चीज़ ठीक है तो आपको 10 दिन ऊपर भी छोड़ा जाता है, जो कि 41 वीक्स प्लस 3 डेज़ होते हैं, ताकि उस वक्त तक बहुत सारे पेशेंट्स को नेचुरली लेबर खुद ही स्टार्ट हो जाती है। और अगर 41 प्लस 3 वीक्स तक आपकी नेचुरल लेबर नहीं शुरू हुई तो आपके डॉक्टर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करके उसके बाद फैसला करते हैं कि आपको आर्टिफिशियली इंडक्शन की जाती है मेडिसिन के ज़रिए, ताकि आप डिलीवर हो सकें। वो पेशेंट्स जिनका किसी वजह से प्लान्ड सिजेरियन है, जैसे कि उनका बच्चा आड़ा है या उल्टा है, या पहले उनके 2 या 2 से ज़्यादा सिजेरियंस हुए हैं, उनकी डेट ऑफ सिजेरियन स्केड्यूल की जाती है आइडियली 39 वीक्स पे। पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनको पेन शुरू हो गई हैं या यकदम पानी पड़ जाए तो उससे पहले भी सिजेरियन की डेट स्केड्यूल की जा सकती है। इसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट बात और पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं स्टीरॉयड कवर के बारे में, कि प्रेगनेंसी में हमें बेबी के लंग्स डेवलपमेंट के लिए इंजेक्शंस नहीं लगे। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि प्रेगनेंसी में हर एक को स्टीरॉयड इंजेक्शंस इंडिकेटेड नहीं है। ये साइंस ने और रिसर्च ने रिकमेंड किया है कि किसी वजह से 35 हफ्ते से पहले
डिलीवरी इंडिकेटेड है ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनमें ख़ुद से दर्दें शुरू हो जाए वक्त से पहले, या यकदम पानी वाटर लीक कर जाए और पानी की थैली लीक कर जाए, या उनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है और हमें मजबूरी के तहत बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो गई है और 35 वीक से पहले डिलीवरी करनी पड़ रही है, उन पेशेंट्स में रिकमेंडेड है कि उनको एक स्टीरॉयड का कोर्स लगे। जिन पेशेंट्स की प्रेगनेंसी खैरियत से 36 वीक्स एंड बियॉन्ड जा रही है, उनको स्टीरॉयड इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी के बाद हमेशा पेशेंट्स को ख़ास तौर पे हमारे यहाँ की ख़वातीन को रिकमेंड किया जाता है कि वो 3 से 6 मंथ्स तक अपनी आयरन और कैल्शियम कंटिन्यू करें, ताकि वो अपने इंटरनल स्टोर्स को रिकवर कर सकें। उन्होंने फीड भी कराना होता है, उन्होंने हेल्दी भी रहना होता है, तो आयरन और कैल्शियम रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो एंटीनेटल केयर के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं तो वो इस वीडियो के ज़रिए आंसर हो चुके हुए हैं। एंजॉय योर प्रेगनेंसी, हैव अ सेफ एंड अ हेल्दी बेबी, एंजॉय योर मदरहुड। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।